हेलो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर के जितने भी हम सवाल करेंगे, और तो इसमें लो लेवल से हाई लेवल तक के सवाल करेंगे। शुरुआत में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा हल्का रखा गया है, और दूसरी सीरीज में इसको काफ़ी अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमने कंसिडर किए हैं। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ कि आप जब भी क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटर के सवाल करेंगे, आप ये सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी बुक से आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें मैंने लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सवाल रखे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, बिहार टेक्नीशियन में जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे लेवल के आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करना हम स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। तो चलिए ऑल्टरनेटर्स को स्टार्ट करते हैं। ये पहली क्लास है ऑल्टरनेटर की, तो एंड तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी को हम करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके पास। ये कह रहा है आपके पास कि क्या, यानी कि जो बेसिकली उपयोग होने वाले अधिकांश ऑल्टरनेटर में, ठीक है, अगर आप बात करें इसकी मेजोरिटी ऑफ इसकी ऑल्टरनेटर की, जो अधिकांश है वो कौन से होते हैं भाई? रिवॉल्विंग होता है उनके पास, स्टेशनरी रहता है, रिवॉल्विंग फील्ड होता है। तो मैं बता दूं आपके पास ऑल्टरनेटर्स में जो अधिकतर यूज होता है रिवॉल्विंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये हमने कल वाइंडिंग वाले उसमें भी पढ़ा था भाई। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? घूमने वाले क्षेत्र का मैंने बताया था कि जो आपके पास स्टेशनर जो फील्ड होता है, फील्ड घूमता है, और जबकि आर्मेचर जो होता है इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेशनरी वो रहता है आपके पास आर्मेचर, इसमें रिवॉल्विंग आर्मेचर नहीं होता। ठीक है, रिवॉल्विंग फील्ड होता है। और हमने देखा भी ये ऑल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यहां से आप 3 फेज की सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, और फील्ड होता है ये घूमने वाला पार्ट आपका। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे बता रखे हैं, लेकिन मैं बता दूं इसमें काफी है, 2 स्लिपिंग की जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीज ये कि इंसुलेशन बहुत आसान रहता है आपके पास आर्मेचर में। अगर आर्मेचर को घुमाएंगे तो बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये एन और एस, ये तो पार्ट घूमता है, इसको इसको हम प्राइम मूवर से घुमाते हैं। तो यानी कि घूमने वाला क्षेत्र का ऑल्टरनेटर में जितने भी बड़े ऑल्टरनेटर है, मैं बता दूं 5 kVA से ऊपर, अगर 5 kVA से ऊपर के ऑल्टरनेटर में हमेशा, ठीक है, इनसे एबो वाले में, ऊपर वाले में, ठीक है, हमेशा कौन सा होता है? रिवॉल्विंग फील्ड टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, यानी कि इसमें फील्ड घूमती है हमारी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपके पास स्टेटर है ऑल्टरनेटर के, स्टेटर एक समान होते हैं। तो इसने पूछ रखा कि भाई ये ऑल्टरनेटर का स्टेटर होता है, क्या किसी और मशीन का भी ऐसा स्टेटर होता है? तो मैं बता दूं, इसमें जो आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर में, और आपके पास जो ऑल्टरनेटर होता है, दोनों का स्टेटर एक जैसा ही रहता है भाई। ठीक है, उसमें भी एसी सप्लाई होती है, इसमें भी एसी सप्लाई होती है। यानी कि मैं ऑल्टर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर को मैं ऑल्टरनेटर के स्टेटर की तरह यूज कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास टर्बो ऑल्टरनेटर यूज किए जाते हैं भाई। अब देखो आपके पास पूछते हैं टर्बो ऑल्टरनेटर होते क्या है, तो जो इतने भी आपके पास ये हाई स्पीड ऑल्टरनेटर है भाई, कितने हाई स्पीड ऑल्टरनेटर, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? टर्बो ऑल्टरनेटर बोलते हैं। इनकी स्पीड आपके पास 3000 आरपीएम तक रहती है। ठीक है, और ये किस में करते हैं हम? आपके पास बेसिकली ये थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भाई जो ऑल्टरनेटर होते हैं, अब मेरे पास हाई स्पीड है, जो टर्बो ऑल्टरनेटर होते हैं सैलिएंट टाइप होते हैं, नॉन सैलिएंट टाइप होते हैं, या घूर्णन आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है, एक ये वाला जो रोटर होते हैं, ये आपके पास ये वाले जो रोटर होते हैं, ये क्या होते हैं? मेरे पास सैलिएंट टाइप होते हैं भाई। ये क्या होते हैं आपके पास? ये तो सैलिएंट टाइप है। इनमें क्या होता है मेरे पास? अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनमें मेरे पास नॉइज और साउंड बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है, क्योंकि इनमें एयर गैप की बात करूं तो एक जैसा एयर गैप नहीं रहता है। और जब एयर गैप एक जैसा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। देखो यहाँ पे कुछ और होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस प्रकार के की, तो यहाँ पे एयर गैप कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, हर जगह चेंज हो रहा है। तो जो हमारे पास टर्बो अल्टरनेटर होते हैं वो कैसे रहते हैं? सिलेंड्रिकल टाइप के रहते हैं, है ना। तो इसमें वो छोटे जो ये बने रहते हैं, मैंने बाकी उसमें वीडियो में दिखा रखा है 3D एनिमेशन से। तो इसमें जो एयर गैप रहता है वो लगभग यूनिफॉर्म रहता है। तो सिलेंड्रिकल जो रहते हैं, ये इनकी जो एक्सल लेंथ होती है,
वो कम होती है। ठीक है, और इनका जो ये एरिया होता है डायमीटर भी, ये भी कम रहता है। इनको अधिक स्पीड पे चला सकते हैं हम। अब देखो सिंपल सी बात है, इसके दिखने से ही पता चल रहा नॉन यूनिफॉर्म है, इसको अधिक स्पीड पे हम नहीं चला सकते। तो यानी कि जो टर्बो अल्टरनेटर होते हैं आपके पास, उनमें से नॉन साइलेंट पोल फील्ड की संरचना की जाती है। यानी कि हमारे पास जो नॉन साइलेंट पोल भी बोल देते हैं उनको, या हम सिलेंड्रिकल भी बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हाई स्पीड ऑल्टरनेटर, मैंने अभी बताया था आपके पास जो हाई स्पीड ऑल्टरनेटर होते हैं भाई, उनका यूज कहां करते हैं हम? आपके पास बेसिकली सी स्टीम टरबाइन में, अभी बताया मैंने, वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, हाई स्पीड। और जो आपके पास लो स्पीड ऑल्टरनेटर रहते हैं वो हाइड्रो टरबाइन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि टर्बो ऑल्टरनेटर के रोटर को बेलनाकार बनाया जाता है कि ताकि निम्न को कम किया जा सके। इनमें से कौन से लॉसेस को? मैंने बताया था अभी भाई, आपके पास एयर गैप जो होता है आपका यूनिफॉर्म नहीं रहता है इसमें। ठीक है, सैलिएंट टाइप में। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें विंडीज लॉसेस को आपका कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपके पास टर्बो अल्टरनेटर में रोटर बेलनाकार बनाए जाते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी मैं बता दूं इन सभी के वीडियो लेक्चर जो मैंने बता रखे हैं भाई, बिल्कुल 3D एनिमेशन से और किस प्रकार के होते हैं वो मैंने कोर्स में डिटेल्स में बता रखा है। ठीक है, ये क्लासेस मैं बता रहा हूँ आपको, अभी थोड़ा सा मुझे पेन टैब के जरिए लेनी पड़ रही है, बोर्ड पे नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, उसका कारण मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगा क्लासेस एज इट इज वैसे ही चालू हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो फिलहाल इन्हीं से काम चलाइए, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की कंटिन्यूटी भी टूटे, इसलिए मुझे किसी ना किसी जुगाड़ करके ले ही रहा हूँ। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विंडेज लॉसेस क्या होंगे? उसमें कम होंगे। ठीक है, अब इसने पूछा है कि अगला कुछ सवाल देख लीजिए आप, ये देखिए क्या कहता है आपके पास कि आपके पास एक चक्कर में 6 पोल अल्टरनेटर है, तो उत्पन्न चक्रों की संख्या क्या होगी? यानी कि इसने फ्रीक्वेंसी पूछा है भाई। ठीक है, 6 पोल अल्टरनेटर है भाई। ठीक है, तो 6 पोल अल्टरनेटर है, इसने पूछा है कि इसने उत्पन्न साइकिल की संख्या पूछी है इसने। ठीक है, तो मैं बता दूं, देखो आपके पास 6 पोल अल्टरनेटर का मतलब, अगर मेरे पास सिंपल सी बात है, साइकिल की संख्या पूछी है इसने, मैं बता दूं आपके पास भाई, अगर मेरे पास ये देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, ये एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, 4 पोल, ये मेरे पास 4 पोल। अब देखो क्या है, मान लो मुझे पता है कि अगर मैं बात करता हूं कि 2 पोल पे एन और एस एक साइकिल बनते हैं। ठीक है, और 4 पोल पे कितने बनेंगे? 2, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एन एस इस प्रकार से रहता है ना आपके पास, ठीक है, ये एन एस, ये एन, ये एस, ये फिर एन, और ये एस, तो मुझे पता चल रहा है कि जब यहां से यहां तक रोटेशन होगा तो एक साइकिल पूरा होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक होगा तो दूसरा, एन से एस होगा तो दूसरा होगा। तो इसी प्रकार से एन एस के कितने वो पोल बन जाएंगे मेरे पास? पोल पेयरिंग 3 बन जाएंगे। और अगर 3 बनेंगे तो सिंपल सी बात है 3 ही साइकिल भी प्रोड्यूस होगी। तो 6 पोल अल्टरनेटर पे कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 साइकिल प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, 2 पोल पे एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, समान रेटिंग वाले कम गति वाले ऑल्टरनेटर की आकार उच्च गति वाले ऑल्टरनेटर के आकार का होता है। अब इसने पूछा कि भाई सेम समान रेटिंग है, समान रेटिंग का मतलब है भाई मेरे पास, उदाहरण के लिए मान लो आपके पास 100 kVA का ऑल्टरनेटर है। ठीक है भाई, 100 kVA का ऑल्टरनेटर है और ये 500 RPM पे चल रहा है, उदाहरण ले रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर एक 100 kVA का रेटिंग है। ठीक है, ये 1000 RPM पे चल रहा है। यानी कि जब 1000 RPM पे चलेगा तो ये 100 kVA जनरेट करेगा। ठीक है, और ये 500 RPM पे चलेगा तो ये 100 kVA बनाएगा। ठीक है, इतना इनकी पावर रेटिंग्स है। तो अब सोचने वाली बात है, इसने पूछा कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा। तो मैं बता दूं, मुझे पता है कि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो 2 चीजों के ऊपर निर्भर करता है भाई, फाई और एन। तो सिंपल सी बात है, मान लो मुझे 100 वोल्ट बनाना है, मान लो 1000 वोल्ट बनानी है भाई मेरे को, तो मुझे 2 में से अगर मेरे पास स्पीड कम है
तो मेरे को इसका फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा, फील्ड वाइंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और फील्ड वाइंडिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगी, फ्लक्स किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एन और आई। ए पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पड़ेंगे या फिर करंट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा तो टर्न्स मोटे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, अगर जिसकी स्पीड कम है तो मुझे फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको या तो करंट बढ़ानी पड़ेगी या नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोनों ही केस में आपका जो फील्ड होगा वो बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं जो कम स्पीड वाला होगा, तो इसने पूछा कम समान रेटिंग के लिए कम स्पीड वाले ऑल्टरनेटर का आकार उच्च गति की, यानी कि जो हाई स्पीड से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है भाई, इससे अधिक होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि उच्च गति वाला जो रहेगा आपके पास, सॉरी कम गति वाला उच्च गति वाले से बड़ा होगा साइज में। क्लियर है, सवाल इंटरेस्टिंग है ये, और कॉन्सेप्ट लगता है बस हर एक सवाल में। अब देखे भाई, इसके सवाल पे भी आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये क्या कहता है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है, एक 3 फेज 16 पोल ऑल्टरनेटर में 144 स्लॉट हैं, ठीक है, और 10 कंडक्टर एक साथ स्टार कनेक्टेड है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने उसमें भी पढ़ा था वाइंडिंग वाले चैप्टर में ना। ठीक है, बस इसी सवाल में थोड़ा सा हेर फेर किया है। ठीक है, तो इसने पूछा कि भाई पहली चीज तो देखो ये क्या है, स्टार कनेक्टेड है। ठीक है जी सर, ठीक है, स्टार कनेक्टेड है। ओके, चलिए भाई, इसने बोला है 3 फेज सप्लाई है और इसमें स्लॉट है 144 स्लॉट और हर एक स्लॉट में 10 कंडक्टर हैं। ठीक है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, प्रति पोल फ्लक्स कितने हैं, तो देखो क्या क्या चीज दे दी इसने भाई, आपको दे दिया है फ्लक्स दे दिया एक तो 5, कितना 30 मिली वेबर। ठीक है भाई, 30 मिली वेबर। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में इसमें थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। ठीक है, 30 मिली वेबर दे दिया इसने, और इसने बोला दे एन दे दिया है दूसरा, एन 375 RPM। ठीक है, और 10 कंडक्टर दे रखे। चलिए इनकी भी बात करते हैं। तो इसने लाइन ईएमएफ पूछा, तो ईएमएफ की अगर मैं बात करूं भाई, तो हमने पढ़ रखा E इजकल टू, जो ईएमएफ होता है आपके पास क्या रहता है, 2.22 KD KP और इनटू आपके पास ये रहता है आपके पास 5FZ। फ्लक्स दे रखा है आपके पास भाई, Z नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं इन आर्मेचर में। ठीक है, वो निकाल लेंगे हम, और फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। तो काफी सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले Z निकालते हैं। Z कितना दे रखा है उसने। ठीक है, एक फॉर्मूला ये रहता है, या एक फॉर्मूला ये भी रहता है आपके पास, E इजकल टू आपके पास 4.44। ठीक है, इसमें KD और KP पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, 5FT, Z की जगह T ले लेते हैं हम, क्योंकि 2 कंडक्टर मिला के एक टर्न होता है, तो इसलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी लगा सकते हैं। तो जब Z वाला दे रखा तो हम ये वाला लगाएंगे, जब टर्न वाला दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये टर्न के लिए, अगर टर्न दे रखे हैं तो आपको। ठीक है, ये किसके लिए लगेगा, टर्न के लिए। ओके, तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम Z नंबर ऑफ कंडक्टर। तो देखो इसने क्या बोल रखा है भाई, आपके पास जो Z होता है, Z क्या होता है मेरे पास, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर आपके पास पर फेज होता है। तो पहले तो मुझे स्लॉट निकालने पड़ेंगे पर फेज। ठीक है, तो Z निकालने के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज निकालना पड़ेगा मेरे को। तो पहले तो मेरे को स्लॉट निकालने पड़ेंगे। स्लॉट कितने दे रखे इसने, 144 स्लॉट दिए, देखो यहाँ पे 144 स्लॉट, और प्रत्येक स्लॉट में 10 कंडक्टर हैं। तो भाई मुझे स्लॉट पर पोल निकाल लूं पहले, तो मैं Z निकालने से पहले निकाल लेते हैं स्लॉट। ठीक है, कितने, एक पोल में, एक पोल के अंदर कितने स्लॉट होंगे, तो 144/3 आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और बच्चे 2, 3 अट्ठे 24, 48 स्लॉट। ठीक है, 48 स्लॉट। ठीक है, अब 48 स्लॉट यानी कि पर पोल आ रहे हैं, और एक स्लॉट में 10 है मेरे पास। एक स्लॉट में कितने हैं, 10 कंडक्टर हैं। तो 48 स्लॉट में कितने हो जाएंगे, 48 गुना 10 यानी कि 480।
ये क्या आ गया आपके पास, z की वैल्यू आ गई, z इजकल टू 480। ठीक है सर, पता चल गया ना z इजकल टू, ये 48 कहाँ से है, 48 हमारे पास पहले क्या निकाला हमने, स्लोट निकाला है। स्लोट में कर भी दूं इसे, दिखता भी नहीं, बहुत छोटा हो जाता, स्लोट पर पोल। ठीक है, और फिर स्लोट पर पोल पर फेज आ गया है आपके पास, कंडक्टर पर पोल पर फेज आ गया। ठीक है, z 480 आ गया। अब आपको क्या निकालना, z आ गया, अब आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए क्या हो गया आपके पास, f इजक्वल टू होता है, सिंपल सी बात है, एन पी अपॉन के 120। सबसे पहले में न्यूमेरिकल्स में सबसे आसान है कि देखो उसने पूछा गया, फॉर्मूला लगाओ और देखो क्या चीज अवेलेबल है। ठीक है, एन कितना बोल रखा है उसने, देखो कहीं पे 375 आरपीएम दे रखा है, 375 आरपीएम गिवन है। दूसरा भाई क्या गिवन है, पोल दे रखा है इसने, 16 पोल ऑल्टरनेटर है, लो 16 पोल और अपॉन के 120। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 5 से इसे काटोगे, 5 छंग 30 तो काटोगे तो इसके ये आ जाएगा 50 हर्ट्स। चलिए भाई 50 हर्ट्स आ गया अब आपके पास, एफ आ गया, फाई आ गया, जेड आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो भाई। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये आ जाते हैं E इजकल टू, ठीक है, E इजकल टू आ गया आपके पास 2.22। अब देखो हमें क्या है, इसने केडी और केपी नहीं दिया है, तो उस केस में हम 1 ही मान लेंगे, उस केस में हम 1 मान लेते हैं, आइडियल मान लेते हैं उनको, केडी। तो फाई आ जाएगा, फाई की वैल्यू है, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है आपके पास 50 हर्ट्स, और इनटू 50 के बाद आपके पास फाई की वैल्यू 30 मिली वेबर, तो 30 गुना 10 की घात माइनस के 3 वेबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू आपके पास z 480, 480। और अगर इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2.22 50 इंटू 480 या इंटू 30 10 की घात 3, ये आ गया भाई आपके पास 1600। लेकिन अब क्या है, ये जो ईएमएफ है ये आता है हमारे पास पर फेज, और इसने क्या पूछा भाई, लाइन ईएमएफ पूछा है, लाइन ईएमएफ। तो बस स्टार डेल्टा कनेक्शन पता ही है आपको। ठीक है, लाइन ईएमएफ देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इसका पॉइंट छोटा आता है, तो ई लाइन ईएमएफ क्या होता है, √3 वी पी एच। तो √3 से इसे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 को, और इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा 2770। क्लियर है, ये आ गया आपके पास 2770 वोल्ट। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया डी। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए भाई, अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जब किसी ऑल्टरनेटर की स्पीड को आधी कर दी जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ हो जाएगा। तो जो उत्पन्न ईएमएफ है, यानी कि भाई स्पीड तो तुमने आधी कर दी, तो ईएमएफ डायरेक्टली दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, फाई और एन पे। तो इसने बोला है तुम स्पीड को ही घटा दोगे तो भाई ये तो घटेगा ही, फाई को हमने, इसने अभी कुछ नहीं बोला, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ही रह गया। तो अगर इसे आधी कर दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, आप साफ पता चला फ्लक्स रेट ऑफ कट उतना ही होगा, तो यानी कि आपके पास सिंपल सी बात है, ये भी क्या हो गया आपके पास, आधा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, आधा। तो अगर आप स्पीड आधी कर दोगे तो ये भी भाई आपका ईएमएफ भी आधा हो जाएगा। मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास, जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का जनरेटेड बाय ऑल्टरनेटर किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो मैं बता दूं, जो जनरेटेड ईएमएफ है भाई आपके पास, सिंपल सी बात है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता दूं आपके पास, ई, अगर मैं आरएमएस की बात करूं, आरएमएस फॉर्मूला पता है आपके पास, 2.22 के डी के पी इंटू एफ फाई जेड, इन चीजों के ऊपर नंबर ऑफ पोल है। ठीक है, पोल से ही भाई आपके पास क्या बनता है, फ्लक्स बनता है।
ठीक है, तो फ्लक्स भी क्या है आपके पी फाई तो होता है, ये भी नंबर ऑफ पोल और फ्लक्स एक ही बात है। ठीक है, रोटर स्पीड, हाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन स्पीड से है, तो ये वाला भी कंसिडर हो गया। फ्लक्स पर पोल, ये भी आ गया आपके पास, ऑल ऑफ अबोव, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, सभी चीजें आपके कंसिडर की जाएगी। यानी कि जो आपका ईएमएफ है, वैसे मुझे पता है कि ई जी इजकल टू, ये पढ़ा है पी फाइव जेड एन अपॉन के 60A, यहीं से आता है ये भी सारी चीजें, इसी फॉर्मूले से निकल के ये फॉर्मूला बनता है। डेरिवेशन में हमने थोड़ा बता भी रखा है। ठीक है, हाँ बस ये ऑल्टरनेटर उसके लिए लगता है, ये एसी के लिए लगता है, ये डीसी के लिए लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है दोनों का। इलेक्ट्रिसिटी तो चाहे कंडक्टर फ्लक्स को कट करे, चाहे फ्लक्स कंडक्टर को कट करे, दोनों प्रोड्यूस होनी होनी है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब आपके पास भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है लोड के तहत ऑल्टरनेटर में वोल्टेज के गिरावट का क्या कारण। अब भाई सिंपल सी बात है, जब आपके पास ऑल्टरनेटर से क्या ले रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो। ठीक है भाई, ये बाहर में केवल दो दो लाइन ही दिखा रहा हूं, ये वोल्टेज लेते हो, तो भाई यहाँ पे जो इसकी वाइंडिंग होती है आर्मेचर में, ठीक है, इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो ये सारी जो सप्लाई आती है इस आर्मेचर के कंडक्टर से तो होके आती है, तो आर्मेचर ड्रॉप होगा, कंसीडर होगा, आर्मेचर रिएक्टेंस भी कंसीडर होगा क्योंकि एसी है, आर्मेचर रिएक्शन भी कंसीडर होगा, ऑल ऑफ दीज, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग टाइप के हैं भाई, ये लोड के ऊपर निर्भर करते हैं कि लोड आपका इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, या किस प्रकार का है। क्लियर है, चलिए, तो ये सभी पैरामीटर्स में कंसीडर होते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का कारण है कि भाई यहाँ पे ईएमएफ कितना बन रहा है और टर्मिनल पे कितना मिल रहा है आपको, तो वोल्टेज कमी मिलती है, जनरेटेड ईएमएफ ज्यादा होता है। ये हमने डीसी वाले उसमें बता रखा है कि वोल्टेज ज्यादा और मतलब कि वोल्टेज कम क्यों होती है, क्योंकि ड्रॉप हो जाता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या कहता है कि यदि किसी ऑल्टरनेटर, ठीक है, यहां से यदि किसी ऑल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्पन्न ईएमएफ, तो सिंपल है भाई, अगर आपने पोल की संख्या बढ़ा दी तो यानी कि आपके पास ईएमएफ तो डायरेक्टली पोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी अपॉन के, पी इससे भी निकाल सकते हो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फाइव और एन, इन चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन फाइव भी क्या आता है, फ्लक्स पर पोल होता है ना, लेकिन आपने पोल की संख्या बढ़ा दी तो ओवरऑल पी फाइव तो बढ़ गया। ठीक है, तो फ्लक्स तो ओवरऑल बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाती है, पोल की संख्या बढ़ाने पे बढ़ जाता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास आंसर ए। ठीक है, तो बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है वहां पे। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको फुल्ली एनिमेटेड में बता दूं, जितने मशीन वगैरह है सब एनिमेशन के लिए कोर्स बना रखा है, और कोर्स हमारा 499 रुपीज़ का भाई। ठीक है, और 499 रुपीज़ का कोर्स है, इसमें आपको ई बुक भी मिल रही है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे उस ई बुक में जितने भी मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक है, टेस्ट है उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है आपके पास। ठीक है, और वीडियो लेक्चर है ही। ठीक है, और वीडियो लेक्चर भी किसमें, एनिमेशन के साथ है, आपको बहुत मजा आएगा समझने में। और मैंने 3D और रियलिटी के एनिमेशंस का यूज किया है कोर्स को बनाने में, मतलब कि आप रोटर पढ़ते हो तो किताबी वो नहीं मिलेगा आपको उसमें कि किताबी रोटर की वो मिलेगी, फुल्ली आप एक बार देखोगे तो आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई वीडियोस अगर रह गई हो तो आप मुझे कॉल करके या ऑफिस के नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर उसमें एक वीडियो की कमी रह गई है, क्योंकि जब कोर्स बनाते हैं हम तो एक आध वीडियो इधर उधर हो जाता है, तो रह जाती है, तो आप बता देना इसमें। ठीक है, वीडियोस अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई, और मतलब 499 रुपीज़ में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन है आपको हमारी ई बुक में भी अवेलेबल मिलेंगे। बाकी जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिसको ये पीपीटी चाहिए भाई, क्लियर है। हाँ, तो इसमें खाली क्वेश्चंस जैसे वाइंडिंग के तो हमारे कम क्वेश्चन थे, लेकिन ऑल्टरनेटर के तकरीबन 100-150 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, तो ये सीरीज भी लंबी चलेगी। ठीक है, और आप इसको फॉलो करते रहिएगा, खुद से भी क्वेश्चन कीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बाद में आपको खुद से भी करने हैं, तो इसमें मैंने सीरीज ही ऐसी रखी है कि लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, जेईई लेवल तक के भी क्वेश्चंस मैंने डाल दें, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आता ही आता है भाई आपके पास। तो चलिए आगे अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई आपके पास। ठीक है, हाँ, इस बीच बीच में यार मार्केटिंग करनी पड़ती है ना हमें, तो मैं जैसे कि बार बार बोलता हूँ, हमें तो खुद ही करनी पड़ेगी ना अपनी मार्केटिंग। चलिए अच्छा, हाँ,
और क्या है ना कि सोच रहे हो कोर्स इसी प्रकार से बना हुआ है, नहीं वो पूरा डिजिटल बोर्ड पे बना हुआ है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुछ अभी छुट्टियां पड़ी हुई है यार, तो फैमिली के कुछ काम से बाहर ही आ रखे हैं, तो इनसे क्लास लेनी पड़ रही है। चलिए अब आ जाते हैं ऑल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन निर्भर करता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन भाई क्या होता है आपके पास में मैं बता दूं, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला रहता है आपके पास, ये रहता है, इसे मैं अलग अलग उससे दे सकता हूं। ये आपके पास ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ, ये टर्मिनल वोल्टेज है, फुल लोड वोल्टेज, ये भी फुल लोड वोल्टेज। तो अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं, ये इसको बोल सकता हूं मैं वी नो लोड वोल्टेज, ठीक है, और वी फुल लोड वोल्टेज अपॉन के वी फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो यहां से भी मैं फॉर्मूला इसका दे सकता हूं। वोल्टेज रेगुलेशन दो प्रकार से दिया जाता है, अप टाइप और डाउन टाइप का, ठीक है। तो जिसमें वैल्यू कम आएगी फुल लोड वोल्टेज में कम आएगी, डाउन टाइप का रहेगा, जिसमें वोल्टेज अधिक रहेगी वो अप टाइप का वोल्टेज रेगुलेशन रहता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम जो ये किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्टेज है, सारा खेल इसका है। अगर ये वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, वैसे कम से कम होना चाहिए, आइडियल तौर क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल में अगर बात करूं मैं, प्रैक्टिकल में मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और अगर मैं इसकी बात करूं क्या आइडियल में, तो आइडियल में भाई ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों में पूछ सकता है, क्योंकि भाई मैं चाहता हूं जितनी वोल्टेज बन रही है ना आपकी, उतनी ही मुझे टर्मिनल पे मिले, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम से कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफी सारे फैक्टर होते हैं कि आपकी टर्मिनल पे वोल्टेज कम मिलती है। अब ऐसा कम क्यों मिलती है, सिंपल सी बात है, आर्मेचर में ड्रॉप होता है। आर्मेचर में ड्रॉप किस कारण होता है, लोड के कारण होता है। लोड बढ़ेगा, अगर लोड बढ़ता है तो करंट भी मेरी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि लोड करंट ओनली इस पे पड़ता है। पावर फैक्टर का भी होता है, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी, ठीक है। क्योंकि लोड और पावर फैक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर का रोल रहता है। पावर फैक्टर क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, P इक्वल टू होता है मेरे पास वी आई कोस फाई। तो भाई अगर सेम पावर के लिए मेरे पास सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। आई की अगर मैं बात करूं तो 1 के कोस फाई। अगर मेरा पावर फैक्टर कम है तो मुझे करंट बढ़ानी पड़ेगी सेम पावर के, भाई सेम है, अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी ना उसमें। तो जब करंट बढ़ेगी मेरे पास, तो जब करंट बढ़ेगी तो ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो यानी कि पावर फैक्टर लोड दोनों के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास ये देखिए क्या कहता है, ऑल्टरनेटर जो है आपके पास किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई ऑल्टरनेटर हो या फिर आपके पास क्या बोलते हैं जनरेटर हो, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब जैसे मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को चाहे तुम फ्लक्स के जरिए काट लो, ठीक है भाई, चाहे तो आप इस फील्ड को घुमा लो, चाहे कंडक्टर घुमा दो, तो इसके टर्मिनल पर क्या मिलेगी आपको, वोल्टेज मिलनी ही मिलनी है। बस इसी वोल्टेज का यूज हम बाहर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास ये देखिए क्या कहते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके पास प्रतिरोध या मतलब कि कहने का मतलब प्रेरणिक भार यानी कि इंडक्टिव लोड, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन है यहाँ पे, यानी कि रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है। लोड आपका रेजिस्टिव टाइप, जैसे बल्ब हो गया रेजिस्टिव टाइप है, ठीक है, और आपका हीटर हो गया रेजिस्टिव टाइप है, और पंखा मोटर हो गया इंडक्टिव टाइप है, इज ऑलवेज। तो मैं बता दूं आपके पास जो रहता है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताया मैंने आपको, E माइनस के V अपॉन के, दूसरे तरीके से बता दिया मैंने V, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरे पास प्लस कब रहेगा, जब ये वाली वोल्टेज हमेशा कम रहेगी E से। तो जब कम रहेगी तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ऊपर की वैल्यू के ऊपर निर्भर कर रहा है ना, ऊपर की वैल्यू किसके ऊपर निर्भर कर रही है, टर्मिनल वोल्टेज। जब टर्मिनल वोल्टेज मेरी कम रहेगी, ठीक है, ये वाली वोल्टेज कम रहेगी, तो मेरे पास ये पॉजिटिव ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या रहता है, पॉजिटिव। लेकिन मैं बता दूं ये किस केस में, रेजिस्टिव में।
अगर कैपेसिटिव टाइप हो तो उसमें मेरे पास नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटिव के कारण ये वाली वोल्टेज V जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा हो जाती है, किससे, E से भी। तो अगर V ज्यादा होगी तो ऊपर की वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस में आने का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन माइनस में आएगा। तो कैपेसिटिव के टाइप में, ये किसके केस में, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव लोड में नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मैंने बताया नेगेटिव हो सकता है, ये निर्भर करेगा आपके पास अगर कैपेसिटिव जो लोड है वो, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है मेरी, वो इंडक्टिव या सिंक्रोनस रिएक्टेंस से ज्यादा हो जाए, तब आपके पास नेगेटिव होगा। अदरवाइज ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है कैपेसिटिव, ये हमारे कैपेसिटर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव हमेशा इंडक्टिव और रेजिस्टिव में तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस एक कैपेसिटिव लोड ऐसा है जिसमें हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है बोला है मैंने, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। इसमें होता है बोला है, ठीक है। तो इसमें तो रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड में तो हमेशा ही भाई पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए भाई, इनफाइनाइट बस बार, तो बस बार क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है। जो मेरे पास ये मान लो अल्टरनेटर है, ये A1 है, ये मेरे पास अल्टरनेटर A2 है, और मेरे पास ये कनेक्शन जा रहे हैं भाई, ठीक है। एक और लाइन ले लेते हैं, तीन फेज है ना, तो तीनों फेज कनेक्टेड है इनसे बस बार से, इसी को क्या बोलते हैं हम भाई, बस बार। अब भाई हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें दो चीज है, मैं चाहता हूं इनकी वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए, सेम वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम, ये दोनों ही, क्योंकि हमारे घर या जितना भी सिस्टम बना हो उसमें दो चीजें हम फिक्स मांगते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें देख सकते हैं आप कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों हमारी सेम होती है। अनंत बार में, अनंत बस बार में, यानी कि जो हमारे पास बस बार होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस पर जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है भाई। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कोई कंफ्यूजन भाई आपके पास? देखो मैं बता दूं, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि यार यहाँ पे लाइव क्लास लेने के लिए इंटरनेट की इतनी हाई स्पीड नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर भेज देता हूँ क्लास टीम को, वो क्लास अपलोड कर देती है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही क्लास मिलेगी, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मैंने बता रखा, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और उस कमेंट के बदले में आपको नेक्स्ट उसमें उस सवाल का जवाब दूंगा, कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है, ऑफ एन ऑल्टरनेटर जनरली। तो अगर मैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करूं आपसे, तो सिंक्रोनस इसने पूछा 5 टाइम ज्यादा होती है ऑल्टरनेटर से, या फिर आपके पास एक ऑल्टरनेटर की तुल्यकालिक, ठीक है, प्रतिघात सामान्यतः प्रतिरोध होता है आर्मेचर से। सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होती है, एक लीकेज रिएक्टेंस और आपके पास एक्सएल, और आपके पास एंड आर्मेचर रिएक्टेंस, इन दोनों का क्या होती है, फेजर सम होती है, इन दोनों का क्या होती है, फेजर सम, ठीक है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स एस, ओके भाई। तो ये हमेशा वैल्यू क्या, आर्मेचर, इसने रिएक्टेंस उससे पूछा कि रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस तो आर्मेचर का बहुत कम होता है, तो लगभग 100 से 10 से 100 गुना ज्यादा रहती है, ठीक है, 10 से 100 गुना अधिक रहती है आपके पास, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर मैं निकाल लूं तो यहां से भी निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ई पी एच अपॉन के, यानी कि फेज वोल्टेज है अपॉन के शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इससे हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालते हैं जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ओसीसी वगैरह, ठीक है। चलिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो सेम वही है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वो आपके पास, ठीक है। इसने पूछा है कि जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है लोहे के सैचुरेट होने पर, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, आपका जब सैचुरेट होना बंद हो जाएगा तो रेट ऑफ जो जनरेटेड वोल्टेज है वो कम हो जाएगी, और जब वो जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाएगी और आईएससी बढ़ेगी, आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपके पास फॉर्मूले के तहत देखा जाए, अगर अभी हमने देखा सिंक्रोनस रिएक्टेंस ई पी एच अपॉन के आई एस सी,
ठीक है, ये वैल्यू कम होगी और ये बढ़ेगी, तो सिंपल है इसके कम होने से भी कम हो रही है और इसके बढ़ने से भी बढ़ रही, तो यानी कि क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज होगी आपके पास। क्लियर है? सेम वही है, पहला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है आपका क्या बोलते हैं, इसने पूछा है कि फॉर्मूला यूज किया जाता है ईएमएफ पर फेज इन आइडियल ऑल्टरनेटर। ठीक है, आइडियल ऑल्टरनेटर का मतलब क्या है, एक आदर्श ऑल्टरनेटर में, यानी कि हम के डी और के पी इन दोनों को 1 मानते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। तो क्या यूज किया जाता है, अब आपको ई और डी में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैंने बता रखा है यहाँ पे टी की जगह अगर जेड होता देन ये करेक्ट हो जाता, लेकिन आंसर क्या होगा आपके पास, ये टर्न है, क्योंकि भाई जो टर्न है, टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं मेरे पास, यहाँ पे ये टर्न है मेरे पास, इसमें क्या होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं, इसको मैं एक टर्न बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये कंडक्टर नंबर 1, ये कंडक्टर नंबर 2, या तो इसको मैं z इजकल टू यहाँ पे क्या बोल लूंगा मैं, 2। ठीक है, और टर्न कितना बोल लूंगा मैं, 1। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 2 से इनटू कर देते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि विच रूल ऑल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए कौन सा किया जाता है। भाई ऑल्टरनेटर में हमें किसकी दिशा बतानी, ईएमएफ की। तो ईएमएफ की दिशा भाई आपके पास चाहे ऑल्टरनेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अगर मैं बात करूं तो जो रहता है उसमें 4 चीजें रहते हैं आपके पास, थंब, ठीक है, और एक मिडिल फिंगर, ठीक है, और एक आपके पास 4th फिंगर। तो इन सब की डायरेक्शन भी वो पूछ लेता है अगर मैं, ठीक है। तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, किसको दिखाती हो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। और थंब किसको, रोटेशन लगने वाले फोर्स को, यानी कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, या मूवमेंट, रोटेशन, ठीक है। और जो आपके पास क्या बोलते हैं, सॉरी मैं गलत बता गया इसको, एक मिनट, 4th फिंगर को मैं बोले गया, हाँ भाई इरेजर, कभी कभी इसकी डायरेक्शन भी पूछ लेता है ना, लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगता है आपका। चलिए हाँ, कहाँ थे हम, जो आपके पास ये है 4th फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। और ये थंब है, रोटेशन, यानी कि रोटेशन की डायरेक्शन को, और जो ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ को, इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टर में किस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से यूज होता है। चलिए अच्छा, अब ये आपके पास कैलकुलेट करनी है, आपको स्पीड बतानी है 50 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाले ऑल्टरनेटर की स्पीड। तो एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, एन इजक्वल टू 120 एफ अपॉन के पी, ठीक है भाई। पोल आपके, ये आपके पास 2 पोल की स्पीड 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड भी होती है आपके, पोल को 2 से कम तो कर नहीं सकते आप, 2 से काटोगे तो 60, ठीक है, 60 ही होगा, ये पूरा 60 कर लो इसको, ठीक है। और ये कितनी आ गई, 3000, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड भी होती है, आपने देखा जो ऑल्टरनेटर होते हैं वो आपके इसी स्पीड पे चलते हैं, 3000 आरपीएम। मैं बता दूं ऑल्टरनेटर की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है, पोल के ऊपर निर्भर करता है, इसे 4 को कर दोगे तो 1500 आरपीएम हो जाएगा, 6 का कर दोगे तो 1000 आरपीएम हो जाएगा, ठीक है। तो पोल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या रहने वाली, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज ही रहती है भाई। आ भी आता है ये सवाल भी एक आता है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है किसी भी ऑल्टरनेटर की, वो 3000 हो सकती है, क्योंकि पोल की संख्या आपको 2 रखनी पड़ेगी और 50 आपको क्या रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, जरा आपके पास इसने बोला है कि भाई आपका केवीए में रेटेड किया ऑल्टरनेटर क्या बोलते हैं, कैसे रेटेड किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है आपको पता, केवीए में डिजाइन किया जाता है। पता है ना केवीए में क्यों करते हैं, क्योंकि भाई कोई भी लोड, क्या है देखो ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हमारी हमेशा
क्या है, रेटेड करंट जाती है, रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज रहती है भाई हमारे पास, तो उसका इंसुलेशन भी रेटेड ही वोल्टेज। ठीक है, अब इन दोनों के भाई मान लो आर्मेचर को इस प्रकार डिजाइन किया कि वो 100 एम्पेयर की करंट ले रहा है, तो भाई उससे 100 एम्पेयर की करंट तो जाएगी, लेकिन ये 100 एम्पेयर की करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो मेरे पास ये ऑल्टरनेटर है और ऑल्टरनेटर से मैंने एक लोड लगा दिया, ठीक है, एक लोड लगा दिया मैंने ये, ठीक है, और एक लगा दिया मैंने ये, भले ही इसका पावर फैक्टर कुछ भी हो, अगर ये 50 एम्पियर ले रहा है और 50 एम्पियर ये वाला लोड ले रहा है, तो भाई इसका तो काम बन गया ना, बस ये 100 एम्पियर तक की करंट लेगा। मैंने इसकी जो वाइंडिंग है वो करंट कहाँ से होकर गुजर रही है, आर्मेचर की वाइंडिंग से, और आर्मेचर की वाइंडिंग मैंने इस प्रकार डिजाइन कर रखी 100 एम्पियर। अब ये 100 एम्पियर क्या है, करंट हमारा जो रहता है पावर फैक्टर, जो लोड रहता है, अब लोड का पावर भाई जब कंपनी वाले ऑल्टरनेटर बना रहे उन्हें थोड़ी पता है कि लोड कितने, लोड का पावर फैक्टर क्या रहेगा, ठीक है, ये तो अलग अलग पावर फैक्टर के लिए रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या केवीए में डिजाइन करते हैं, क्योंकि जो मेरे करंट लॉसेज होते हैं और वोल्टेज लॉसेज भी होते हैं वो मेरे पास वोल्टेज और करंट के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हमेशा केवीए में डिजाइन होते हैं, क्योंकि जब जो कंपनी है जब ऑल्टरनेटर बना रही होती है उसे नहीं पता कि भाई कितने पावर फैक्टर का लोड रहेगा, उसे इतना पता है कि हाँ भाई मैंने जो आर्मेचर की डिजाइन किया है, ठीक है, वो इतने एम्पीयर तक की करंट लेगा, तो इसलिए इसको केवीए में ही डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास, चलिए अब देखो इसमें पूछा कि आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा कैलकुलेट किया जाता है भाई, इसके लिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका यूज किया जाता है। तो मैं बता दूं, मैंने बता रखा है इसमें भी आपके जो फॉर्मूले हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नीचे एफएल भी आता है, नीचे नो लोड भी आता है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड अभी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन अप और डाउन वो रख सकते हैं इनको ना हम, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ना, ठीक है, नीचे फुल लोड वोल्टेज वाला मैक्सिमम लेते हैं हम ना, क्योंकि जो वोल्टेज है हमारे पास, जब हम वोल्टेज को कंसिडर करते हैं, मैंने अभी फुल लोड वोल्टेज वाला बताया था आपको, हाँ नो लोड वोल्टेज वाला, अप और डाउन वाला कहाँ गए, चल क्यों नहीं रहा भाई, एक सेकेंड रुकिए जरा, चल जाओ भाई, हाँ ये था ना, चलिए अभी देखिए इसमें पूछा था कि विच फॉर्मूला यूज, तो मैंने बताया था अभी जो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है आपके पास ई माइनस के बी अपॉन के बी, ये नो लोड वोल्टेज, ये फुल लोड वोल्टेज और ये भी फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, तो इसके कारण जो वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू आएगा वो अधिक आएगा, ठीक है, और अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करता हूँ ई वी, ई माइनस के बी अपॉन के ई, तो इसके कारण जो वोल्टेज रेगुलेशन क्योंकि ये ज्यादा है और तो वैल्यू कम आएगा, तो इसे अप वो बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, इसको डाउन वोल्टेज, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली वो ये वाला करते हैं, क्योंकि नो, अब सिंपल सी बात है वोल्टेज रेगुलेशन हम क्यों ये वाला क्यों यूज करते हैं भाई, जो वोल्टेज रेगुलेशन लेंगे हम वो किस पे लेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन में फुल लोड पे लेंगे ना, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें तो ये ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू लगभग वी के बराबर रहता है, ठीक है, तो इस वाले को हम कंसिडर करते नहीं है, इस वाले को कंसिडर करते हैं, हालांकि इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ दोनों में अंतर कम ही रहता है आपके पास, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग ई क्या है मेरे पास, नो लोड वोल्टेज, ये क्या है फुल लोड वोल्टेज, और ये क्या है आपके पास फुल लोड वोल्टेज, तो ये नो लोड वोल्टेज देखो कौन सी, ये, और फुल लोड वोल्टेज ये, और फुल लोड वोल्टेज ये, तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी। बहुत सी जगह इससे भी दिखा रखा है, इससे भी दिखा रखा है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये कौन सा लेना,
है भाई। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अच्छा, तो आंसर हो गया आपके पास। अब है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तो पोल की संख्या 6 है, तो आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं? 4। और तो पोल पिच, तो पोल पिच को हम किससे डिफाइन करते हैं भाई? पोल पिच, ये हमने डीसी मशीन में पढ़ा है। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर पे भी डिफाइन करते हैं, स्लॉट्स की संख्या पर भी डिफाइन करते हैं। तो स्लॉट्स क्या आपके पास आर्मेचर कंडक्टर दे रखे इसने 84, और भाई क्या पोल कितने? 6, तो कितना आ गया? 14। यानी कि 14 आर्मेचर कंडक्टर पड़ रहे पर पोल पे, एक पोल पे कितने? 14 आर्मेचर कंडक्टर आ रहे हैं, और वो आर्मेचर कंडक्टर कहाँ? स्लॉट्स के बीच में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये तो 4 दिखा रहा है, 14 होंगे। क्लियर है? तो आंसर हो गया आपके पास 14। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। ये देखिए क्या कहता है आपका, ये बोल रहा है कि भाई बेलनाकार रोटर की तुलना सैलिएंट, बेलनाकार रोटर की तुलना में सैलिएंट पोल रोटर का, तो सैलिएंट वाला पूछा। सैलिएंट का मतलब भाई ये वाला जिसमें मेरे लॉसेस ज्यादा थे। ओके, ये अगर मैं इसकी बात करता हूं भाई, इस वाले की, इस वाले रोटर की, तो इसका व्यास जो है ना, देखो व्यास, व्यास क्या बोलते हैं? सेंटर से होके जाने वाली लाइन। ये बिल्कुल गोला होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गोल होगा। मेरे से हाथ से ऐसे बन रहा है सर्कुलर, तो इसका व्यास बड़ा रहता है भाई। ठीक है, और जो मैं सिलेंड्रिकल की बात करता हूं उसका व्यास छोटा रहता है। तो भाई बड़ा व्यास वाला देख लो, तो जो बेलनाकार रोटर की तुलना में सैलिएंट पोल का बड़ा व्यास तथा लंबाई कम होती है, लंबाई इसकी कम होती है। यहाँ लंबाई का मतलब पीछे से जो लेंथ रहती है उसकी लंबाई कम रहती है, सिलेंड्रिकल की लंबाई अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, मैं बता दूं जब मैंने इनकी कंस्ट्रक्शन आपको वीडियो लेक्चर में दिखा रखी है वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इस सवाल का जवाब मैंने बिल्कुल दे रखा है कि यहाँ से सवाल बनेगा, क्यों इसकी लंबी है, क्यों इसकी छोटी है लेंथ, और क्यों इसकी एक्सल लेंथ छोटी है। किसकी एक्सल लेंथ छोटी है, किसकी बड़ी है, वो बिल्कुल एनिमेशन से और बिल्कुल बेहतरीन उससे बता रखा है भाई। देखोगे तो पता चल जाएगा। ऑल्टरनेटर के पहले लेक्चर में कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और पॉइंट टू पॉइंट उसके नोट्स बना रखे हैं, पीडीएफ भी बना रखी है उसमें। ठीक है, खुद से बनाओगे तो और अच्छा रहेगा आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक 4 पोल ऑल्टरनेटर है और 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है, तो उत्पन्न ईएमएफ की अवधि काल, यानी कि इसने क्या बोल दिया? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोला, जो कि क्या होता है? टी। ये पूछा है इसने। तो भाई हमें टी तो पता नहीं, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, टी इजकल टू 1 एफ इजकल टू टी, या टी इजकल टू 1 के एफ। तो मैं एफ तो निकाल सकता हूँ। एफ इजकल टू क्या होता है? एनपी अपॉन के 120। एन कितना है? 4 पोल, और 1500 आरपीएम पे चल रहा है भाई, ठीक है, और 120। इससे काटोगे तो 30, और इससे काट दोगे तो 50। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास? 50 हर्ट्ज। तो मुझे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, तो इसने अवधि काल पूछा, टी इजकल टू 1/50 कर दो, तो 0.02 आ जाएगा, 50 दूनी सेकेंड। लेकिन इसने आंसर किस में दे रखा? मिली सेकेंड में, तो इसे मैं 20 मिली सेकेंड भी लिख सकता हूँ। भाई 0.0 हटा दो, इतने 20 मिली सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? सी। तो क्वेश्चन आपसे वो घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रोटर ऑफ टर्बो ऑल्टरनेटर, यानी कि जल विद्युत ऑल्टरनेटर की तुलना में टर्बो ऑल्टरनेटर रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण मैंने बताया था। टर्बो ऑल्टरनेटर में कौन से यूज करते हैं भाई हम? टर्बो में सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल क्यों? यूनिफॉर्म एयर गैप रहता है, रोटेशनल स्पीड उनकी अधिक हाई रहती है, तो जिसका कारण है वर्किंग हाई स्पीड, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है, तो ठीक है। ये लो गति पर कार्य करता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, नॉन ऑफ दिस। तो हाई वोल्टेज तो आपका वो भी जनरेट करता है। ठीक है, तो हाई स्पीड पे कार्य करता है हमारे पास, रोटेशनल स्पीड इसकी अधिक रहती है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चंस आपके पास मैंने बहुत सारे बना रखे हैं आपके पास, और देखोगे तो आगे और मजा आने वाला है। तो सभी न्यूमेरिकल्स कल के सेशन में आप देखोगे, आज के में तो 1-2 ही न्यूमेरिकल आए हैं। कल वाले नेक्स्ट सेशन जो भी होगा आपके पास उसमें सभी न्यूमेरिकल देखोगे, और मैंने ऑल्टरनेटर के जितने पॉसिबल सवाल हो सकते थे, जितनी बुक से हो सकते थे,
वो सभी मैंने इसमें कवर करा रखे। कम से कम 100-120 सवाल के आसपास है आपके पास ऑल्टरनेटर के। ठीक है, तो आप सीरीज को मत छोड़िएगा, इसको आप देखोगे अगर ये क्वेश्चंस आप सारे कर लोगे तो ऑल्टरनेटर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जैसे कि 50 दिन का टारगेट रख रखा हमने, जितने क्वेश्चंस होंगे और भी बढ़ाने पड़ेंगे बढ़ा देंगे। अभी तो आपकी फॉर्म आ ही गए, फॉर्म की अपडेट आ ही गई है, आपको मिल ही रही है। फॉर्म फिल कर लीजिएगा भाई अपना केयरफुली। और ये पीडीएफ जिसको चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और जिसको कोर्स चाहिए वो अपना हमारा दिया हुआ ऐप का लिंक पे जाके उसको परचेज कर सकता है, ऐप को ओपन कर सकता है। ऐप पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें आपको, टेस्ट सीरीज, ई बुक वही। और कोर्स की कीमत केवल 499 रुपीज़ ओनली, 499 में। ठीक है, इससे बेहतर क्या ही दूंगा मैं। और बाकी गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो 4 नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो बच्चे हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूं आपको, कुछ दिनों में बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत सी बार काट के वीडियोस देख लेता है, तो इस बार 2-3 बार डाल देनी पड़ती है हमको। ठीक है, तो कुछ दिन क्लासेस, इतना मैं छुट्टी पे हूँ, बाहर आ रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि यार फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, तो तब तक क्लासेस ऐसे रहेंगी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो क्लासेस आपकी एज यूजुअल बोर्ड पर ही चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ ही रही। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।